रात के 12 बज चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी में एक हल्की सी खरखराहट हुई। मेरी नींद टूटी नहीं, क्योंकि मैं सो नहीं रही थी, सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और एक साया अंदर सरक आया। मेरा भाई, विक्की। उसने मुझे सोता हुआ देखा, फिर चुपचाप अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। क्लिक की आवाज ने मेरे दिल की धड़कने एक पल के लिए थाम सी दी। कमरे में अब हम दोनों के सिवा कोई नहीं था, और मुझे बखूबी पता था कि आधी रात को मेरा भाई मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए, सांसें रोके पड़ी थी, गहरी नींद का एकदम सही अभिनय कर रही थी। उसके बाद जो कुछ भी होने वाला था, उसकी एक झलक मेरे दिमाग में कौंध गई, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी की गहराइयों में छुपा है। वह दिन, वह शुरुआत, जब उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली के इशारे से। उन दिनों मैं 21 साल की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और घर का पूरा बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। एक दिन की बात है, पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर इस तरह लुढ़की जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। पूरा बदन अकड़न से भरा था। आंखें मूंदकर मैं अपने सिर की मांसपेशियों को दबा रही थी। तभी कराहने की एक आवाज मेरे गले से निकल गई। अचानक ही दरवाजा खुला और विक्की अंदर आया। क्या हुआ दीदी? तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। थकान से भरी आवाज में मैं बोली, क्या बताऊं भाई? मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई? मुझे लगता है मैं एक नौकरानी हूं। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है। ये सारे काम मुझसे नहीं हो पाते। वह मेरे पास बैठ गया, उसकी नजरें कोमल थी। मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आता हूँ। उसे पीकर थोड़ा सुकून मिलेगा। मैं मुस्कुरा दी। बस, तुम बाहर से खाना ले आना। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जब वह दूध लेकर लौटा, तो उस पर एक अजीब सा प्यार आ गया। सच में, दुनिया में ऐसे भाई कम ही मिलते हैं। मैंने उसे दुआएं दी और दूध पीकर गिलास साइड टेबल पर रख दिया। चलो, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, उसने कहा और मेरे सिरहाने बैठ गया। उसके हाथों ने जादू सा किया। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, सुकून की एक लहर दौड़ गई। आंखें मूंदते ही मैं गहरी नींद की गहराइयों में उतर गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों बीत गए। मेरी आंख मम्मी की आवाज से खुली। हड़बड़ाकर उठी तो सिर बुरी तरह भारी लग रहा था। घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। पापा भी वापस आ चुके थे। शायद थकावट ने मुझे बेहोश सा कर दिया था। जैसे ही मैंने उठकर कदम बढ़ाया, चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दीवार का सहारा न मिलता तो जमीन पर गिर जाती। जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। विक्की ने मेरी प्लेट में खाना डालते हुए मम्मी से कहा, मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम किया जाए। अगर अन्नू नहीं आ रही तो किसी और को रख लें। यह सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो तो सही, इसकी रंगत तक पीली पड़ गई है। सच था, मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मम्मी पापा दोनों की नौकरी थी, क्योंकि सिर्फ पापा की आमदनी से घर चलना मुश्किल था। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, लेकिन छुट्टियों में घर पर ही रहते। पिछले कुछ दिनों से विक्की का व्यवहार बदल सा गया था। वह मेरे काम में हाथ बंटाने लगा, मेरा सिर दबाने लगा।
जब मैं मना करती तो वह कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, तुम्हें सुकून पहुंचाना मेरा हक है। और मैं, थकी हारी, चुपचाप सब सह लेती। लेकिन एक रात जो हुआ उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। क्या विक्की वाकई ऐसा कर सकता था? उस रात मैं गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक एक आहट से मेरी नींद टूटी। कोई था मेरे कमरे में। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। मैंने झटके से आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। बस दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। पर मैं तो हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी। डरते डरते मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, फिर वही आहट। जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ गया हो। एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मैं डर से सिहर उठी और पलट कर देखा। लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने लाइट जलाई, दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सन्नाटा था। प्यास लगी तो मैं कमरे से निकली। ठीक उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से निकला। क्या बात है दीदी? अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। बस ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। पानी पीकर जैसे ही मैं कमरे में लौटी, वह भी मेरे पीछे आ गया। अगर डर लग रहा है तो मैं यहीं सो जाता हूँ, उसने कहा। मैंने मना किया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। आप सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बिस्तर पर सो गई। उस रात मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा है, मेरे बाल सहला रहा है, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर रहा है। और मैं एक अजीब, भारी नींद में डूबी रही। यह सब एक सपना लग रहा था। सुबह जब आंख खुली तो मेरा मूड बहुत अजीब था। जब मैंने अपने कपड़ों पर नजर डाली तो सन्न रह गई। मेरी कमीज बेतरतीब थी। शुक्र था कि मैंने अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ रखा था। आज से पहले मैं कभी इतनी बेसुध नहीं सोई थी। दिन भर विक्की का व्यवहार और भी ज्यादा स्नेहिल हो गया। जब मैं काम के बाद बैठी तो वह तेल लेकर आ गया। अन्नू दीदी, बाल खोल दीजिए, मैं सिर की मसाज कर देता हूँ। यह तुम्हारा काम नहीं है, मैंने कहा। अपने दोस्तों के साथ घूमो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। खुद ही मेरे बाल खोलते हुए बोला, आप नखरे मत किया करो। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत बालों में मसाज करना चाहता है, तो आपको क्या समस्या है? आ जाइए, आपको सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों में तेल से मसाज करने लगा। विक्की मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन आज उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। आप इतनी प्यारी हो कि आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा मुस्कुराती रहो, उसने कहा। उसके हाथों में सचमुच जादू था। मैं धीरे धीरे नींद में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत तेज और मादक थी। यह कौन सा तेल है? मैंने धुंधली आवाज में पूछा। यह बहुत खास तेल है, उसने कहा, सिर्फ आपके लिए। और फिर मेरी आंखों पर पलकों का बोझ इतना भारी हो गया कि मैं गहरी नींद में सो गई। जब आँख खुली तो मेरा पूरा बदन टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर कोई भारी बोझ रखा गया हो। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और खुद को देखा तो स्तब्ध रह गई। मैं पसीने से तरबतर थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह क्या हो रहा था? चक्कर आ रहे थे।
बाथरूम तक जाते हुए लड़खड़ा रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो बैठक से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। घर में सिर्फ हम दोनों थे, फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं किचन में पानी पीने गई और तभी बैठक का दरवाजा खुला। विक्की बाहर आया। उसके हाथ में नोटों का एक मोटा बंडल था और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट, चालाक सी मुस्कान थी। मेरी नजर उस पैसों पर पड़ी तो मेरे माथे पर बल पड़ गए। उसने मुझे देखा और हड़बड़ाकर पैसे जेब में डालने लगा। मैंने तेजी से बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। यह इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी आवाज कांप रही थी। वह शर्मिंदा सा खड़ा था। प्लीज पापा को मत बताना। यह पैसे पापा के एक दोस्त ने पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैं सोच रहा था, नया मोबाइल खरीद लूंगा। मैंने पैसे छीन लिए। घर के हालात देख रहे हो। मम्मी पापा दोनों मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें मोबाइल सूझ रहा है। मैंने उसे डांटा। वह शर्म से सर झुकाए चला गया। उसी रात मैंने वह पैसे पापा को दे दिए। अगले दिन वह अपने कुछ दोस्तों को घर ले आया, जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे। मैं किचन में बिना दुपट्टे के बर्तन धो रही थी। वे सब हंसते-तियाते अंदर आए। मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया और उसे डांटा, यह क्या तरीका है? तुम जानते हो घर में कोई नहीं है। वह तनकर बोला, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है, तो मैं आपका क्यों रखूं? खाना बनाओ, यह मेरे खास दोस्त हैं। मैंने खाना बनाया और परोसा। उसके दोस्तों की नजरें लगातार मुझ पर चिपकी रहीं, एक ऐसी नजर जो मुझे निगल जाना चाहती थी। मैं डरकर अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। विक्की का यह रवैया मुझे डरा रहा था। वह कभी इतना प्यार करता, कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन जब मैं सो रही थी, तो अचानक महसूस हुआ कोई मेरे पैर दबा रहा है। आँख खोलकर देखा तो विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रखे मसाज कर रहा था। मैंने मना किया, लेकिन वह बोला, मुझे करने दो। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे आपकी फिक्र है। मैं इतनी थकी हुई थी कि फिर सो गई। लेकिन जब आँख खुली तो दुनिया घूम रही थी। बिस्तर की चादरें बिखरी हुई थी और बिस्तर पर एक अजनबी शर्ट और एक मेल परफ्यूम की बोतल पड़ी थी। मेरे सिर में तेज दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बेहोश करने की दवा दी गई हो। दूर दूर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी और उनमें विक्की की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब पूरी तरह होश आया तो वह शर्ट और परफ्यूम गायब थे। मैं बच्ची नहीं थी। घर में सिर्फ हम दोनों थे। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा शरीर टूटता था और मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी? मेरी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। माँ ने डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। अगले दिन खुद ही डॉक्टर के पास गई। जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई तो दुनिया मेरे सामने लुढ़क गई। रिपोर्ट कह रही थी, मैं गर्भवती थी। मेरे होश उड़ गए। विक्की? पर वह तो मेरा भाई था। फिर याद आया, वह मेरा सगा भाई नहीं था। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं पहली शादी की बेटी थी। यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाने की गुजारिश की। रिपोर्ट आई और मेरी सांसें थम सी गईं। बच्चा विक्की का नहीं था। तो फिर किसका था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने अपने कमरे में एक छिपा कैमरा लगा दिया। कुछ दिनों बाद, जब माम पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर आया। उसने मेरे सिर की मसाज शुरू की। मैंने जागने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेल की वही मादक खुशबू। और फिर अंधेरा छा गया।
जब होश आया तो मम पापा घर लौट आए थे। मैंने तुरंत कैमरे की फुटेज चलाई और जो कुछ देखा उसने मेरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। फुटेज में विक्की था और उसके वे घटिया दोस्त। वे मेरे बेहोश शरीर के पास खड़े थे। पैसे का लेन-देन हो रहा था और फिर एक के बाद एक वे उस बेहोश लाचार लड़की के साथ वो सब कुछ कर रहे थे जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। विक्की सब कुछ देख रहा था और अंत में हर आदमी से पैसे ले रहा था। मैं सिर्फ एक वस्तु थी, उसके लिए एक कमाई का जरिया। एक जलती हुई मशाल बनकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बाढ़ ला दी। तू शैतान है। तूने मेरे साथ क्या किया? मम्मी पापा दौड़े आए। पापा ने मुझे रोका, अन्नू, होश में आओ। यह सब क्या मचा रखा है? आप देखिए, देखिए इस नरपिशाच ने आपकी बेटी के साथ क्या किया है। मैं रोती चिल्लाती कमरे में गई और वह वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही माँ चीखती हुई फर्श पर गिर पड़ी। पापा का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने विक्की को जमीन पर पटक दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। खून उसके नाक-मुंह से बहने लगा। तभी विक्की चीखा, मैंने इसे कभी अपनी बहन माना ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लिए लाखों देने को तैयार थे। मैंने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की। मैंने अपनी बहन की बॉडी को बेचा। क्या गलत किया? उसकी बातें खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गईं। पापा ने उसे और मारा, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर भाग निकला। उस दिन के बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा वह नाजायज बच्चा, मैंने उसे हटवा दिया। लेकिन विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला, वह सदमा मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं जाएगा। भाई वही होता है जो आपका खून का रिश्ता हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना उसे आग में ढकेलने जैसा है, क्योंकि ऐसे शैतान हर वक्त उन मासूम, बेबस लड़कियों की तलाश में रहते हैं जिनकी इज्जत को वे नीलाम कर सकें। मैं आप सभी से बस यही गुजारिश करूंगी, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, उन्हें सुरक्षित रखें और कभी भी किसी भी अनजान मर्द के सहारे, चाहे वह सौतेला भाई ही क्यों न हो, उन्हें अकेला न छोड़े। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसे कमाने की दौड़ में हमसे बेखबर हो गए? या मेरी, जिसने एक सौतेले भाई पर अंधा विश्वास कर लिया और उसे सगा समझकर उसकी हर हरकत को नजरअंदाज करती रही? सवाल तो बहुत हैं, जवाब बहुत कम। बस एक सबक है, सतर्क रहें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें।